नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की किताब है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पुस्तक का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आज हम लेकर आए हैं। विस्तार से इस पाठ का वर्णन करेंगे, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिलाना जरूरी है। दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कृषि योग्य जमीन कम हो रही है, और जो कृषि योग्य जमीन बची है उसकी भी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इसके कारण अनाज के उत्पादन में कमी आई है। यदि आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहा तो विश्व के सामने खाने की अनाज की कमी पैदा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66 करोड़ जनसंख्या को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं। इस कारण से इन देशों में 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं। यह हम सभी जानते हैं कि वन जलवायु को संतुलित रखते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को आवास उपलब्ध करवाने के लिए और नए नए उद्योग लगाने के लिए वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अनेक बुरे परिणाम सामने आए, जैसे जलवायु में परिवर्तन, बाढ़ों का आना आदि। धरती के बाहरी वायुमंडल में ओजोन गैस की जो पतली सी परत है वह सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ये किरणें यदि धरती पर पहुंच जाए तो मनुष्य के लिए अनेक बीमारियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ओजोन गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है। यह सरल शब्दों में कहें तो ओजोन परत में छेद हो गया है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। दुनिया भर में समुद्रों के किनारे जहां एक बड़ी आबादी रहती है, वहां के समुद्र प्रदूषित होते जा रहे हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि इन इलाकों में रहने वाली आबादी अपना सारा कूड़ा कचरा समुद्र में डाल रही है। यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा वर्तमान समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने के कारण जमीन तो प्रदूषित होती ही जा रही है, साथ ही पैदा होने वाला अनाज भी जहरीला बनता जा रहा है। इन सभी आंकड़ों को सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि ये सभी बातें तो भूगोल से संबंधित है, इसलिए इनको भूगोल यानी ज्योग्राफी के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट तो राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है, और राजनीतिक विज्ञान में तो सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। हमारा पर्यावरण से क्या लेना देना। लेकिन यदि ध्यान से सोचा जाए तो पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा हमने ऊपर की है, यदि उनको रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें कदम नहीं उठाएंगी तो फिर कौन उठाएगा। इसलिए यदि राजनीतिक विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है तो पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण आज किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों की समस्या बन गई है। इसलिए समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सभी देश मिलकर प्रयास करेंगे। किसी एक देश की सरकार अकेले अपने दम पर इसका पूरा समाधान नहीं कर सकती है। वैसे तो पर्यावरण को बचाने की चिंता पुराने समय से होती आई है, लेकिन 1960 के दशक के बाद दुनिया के देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया, उसके बाद से पर्यावरण के विषय ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया है। विश्व के मामलों से संबंध रखने वाले विद्वानों के एक समूह
क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक किताब प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक में दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण बताया गया था। पुस्तक में इस बात की संभावना प्रकट की गई थी कि यदि दुनिया की जनसंख्या यूं ही बेहिसाब बढ़ती गई तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर देगी। इसी प्रकार 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पर्यावरण के बारे में एक आयोग की स्थापना की थी जिसे पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग कहा जाता है। इस आयोग में 22 सदस्य थे तथा नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हेरलम ब्रेंटलैंड इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 1987 में जो रिपोर्ट पेश की थी वह आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से छपी थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आर्थिक विकास के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं वे आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। पर्यावरण पर विस्तार से बातचीत करने से पहले पर्यावरण का अर्थ जान लेना बेहद जरूरी है। तो पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह एनवायरमेंट ENVIRONMENT शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरन ENVIRON शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आसपास का आवरण। हिंदी भाषा में पर्यावरण शब्द की अगर बात करें तो यह दो शब्दों परि जमा आवरण से मिलकर बना है। यहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। इसलिए जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं, या वे सभी परिस्थितियां जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती। पर्यावरण और विकास का गहरा संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आसान से शब्दों में इन दोनों को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास वह है जो हम उस निवास के भीतर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन मानवीय क्रियाओं के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण इतनी तेजी से खराब हुआ है कि पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए। इसलिए जरूरी हो गया है कि विश्व के सभी देश पृथ्वी को बचाने के लिए सहयोग की नीति अपनाएं। लेकिन देखने में आया है कि पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया के सभी देश एकमत नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध के देश जिन्हें आज हम विकासशील देश कहते हैं का मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के देश जिम्मेदार हैं। उत्तरी गोलार्ध में वे देश आते हैं जिन्हें आज हम विकसित देश कहते हैं। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने अपना विकास करने के लिए एक लंबे समय तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है जिसके कारण पर्यावरण इतना खराब हो गया है। अतः विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण को बचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकासशील देशों की ही होनी चाहिए और विकसित देशों का, लेकिन दूसरी ओर विकसित देशों का कहना है कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश सहमत तो दिखाई देते हैं, लेकिन बचाने के तरीकों के बारे में दोनों गोलार्धों के देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस बारे में एक नया विचार सामने आया है, जिम्मेदारी साझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन सभी देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिकाएं या अपनी भूमिका उसी अनुपात में निभानी चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने पर्यावरण को
नुकसान पहुंचाया है। विकसित देशों का यह कहना सरासर गलत है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। विकसित देश आज विकास की जिस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, वहां वे पर्यावरण को बर्बाद करके ही पहुंचे। इसलिए विकासशील देशों की यह मांग जायज है कि जिन देशों ने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसकी उतनी ही ज्यादा है। इसके अलावा विकासशील देशों का यह भी कहना है कि उनके यहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफी देर से शुरू हुई है। वे अभी पुरानी तकनीक से ही अपना विकास कर रही हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए उन पर वे प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए जो विकासशील देशों पर लगाए जा रहे हैं। वास्तव में पर्यावरण की समस्या आज किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि विश्व के सभी देश इससे प्रभावित हैं। इसलिए 1960 के दशक के बाद विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास 1972 में किया गया था, जब स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में पर्यावरण पर एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन के अंत में स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के रूप में मनाया जाए, ताकि दुनिया के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सके। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग योजनाबद्ध ढंग से किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहे। और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी एक सम्मेलन बुलाया जाए। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद मई 1982 में केन्या की राजधानी नैरोबी में पर्यावरण पर एक और सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के अंत में नैरोबी घोषणा के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण को जितना खतरा गरीबी से है, उतना ही खतरा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और उपभोग के तरीकों से भी है, क्योंकि ये दोनों बातें व्यक्ति को पर्यावरण का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और उपभोग के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए। इसी घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि पर्यावरण की स्थिति को सुधारने के लिए विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सिफारिश पर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED बुलाया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए जो सिफारिशें की गई थी, उन्हें एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस एजेंडा 21 में कहा गया था कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हुई। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहिए। इसी एजेंडे में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। कहने का मतलब यह है कि जिस देश ने पर्यावरण को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वह उसे उसी अनुपात में ठीक भी करेगा। रियो सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया गया था, अर्थात संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि वे वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा कर सकें
और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। लेकिन टिकाऊ विकास के बारे में दिक्कत यह है कि इस पर अमल कैसे किया जाए, वह तरीका क्या होगा जिससे संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार 1997 में जापान के शहर क्योटो में वैश्विक ताप वृद्धि, अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में यह माना गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में यह परिघटना धरती के जीवन के लिए बड़ी भयंकर साबित होगी। इस सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल में इस बात पर सहमति बनी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी काफी कम है। इसलिए औद्योगिक देशों से कहा गया कि वे सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5% तक की कटौती करेंगे, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में छूट दी गई। वास्तव में क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके तहत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य तय किए गए। भारत इस प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर कर चुका है। पर्यावरण से जुड़ा एक और मसला है विश्व की साझी संपदा, ग्लोबल कॉमन्स। साझी संपदा का मतलब है ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार होता है। इसके पीछे मूल विचार यही है कि ऐसे संसाधनों का प्रयोग करने का जहां सभी को अधिकार होगा, वहीं उनको सुरक्षित रखने की भी सभी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी, गहन खेती, निजीकरण के कारण दुनिया भर में साझी संपदा का आकार घट रहा है। गरीबों को उनकी उपलब्धता कम हो रही है या गरीबों को ये संसाधन नहीं मिल रहे हैं। गांव में चारागाह, पंचायती जमीन कम होती जा रही। इसी प्रकार विश्व में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं, बल्कि सारे विश्व का अधिकार है। इसे विश्व की साझी संपदा कहते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, खुला समुद्र, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 1,40,00,000 वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में फैला एक महाद्वीप है। जमीन पर मौजूद साफ पानी का 70% हिस्सा इसी महाद्वीप पर मौजूद है। यह महाद्वीप विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदा कदा यह प्रश्न उठा है कि इस पर किसका अधिकार है। ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना जैसे देशों का कहना है कि अंटार्कटिका पर उनका अधिकार है, लेकिन दुनिया के बाकी देश इसे विश्व की साझी संपदा मानते हैं जिस पर सभी का अधिकार है। 1959 के बाद से इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यटन तक सीमित कर दी गई। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें तो प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ पहलकदमियां दुनिया के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने भी की है। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत सामाजिक आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन ने दुनिया के लोगों को यह बताया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देशों में पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत में वनों को बचाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। इन देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में दुनिया के विशाल वनों को खत्म कर दिया गया है। खनिज उद्योग पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालना है। वैश्वीकरण के कारण
जब से दुनिया के देशों ने उदारीकरण की नीति अपनाई है तो दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों के खनिजों का अंधाधुंध दोहन करने लगी है। इससे जमीन तो प्रदूषित हुई ही है, साथ ही स्थानीय वनस्पतियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा लोगों को भी उजड़ना पड़ा है। इन सब कारणों से दुनिया के अनेक भागों में खनिज उद्योग का विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए फिलीपींस के कई संगठनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी किया है। दुनिया भर के कई देशों में कुछ आंदोलन बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ भी हो रहे हैं। इन बांध विरोधी आंदोलनों का उद्देश्य नदियों को बचाना है। बांधों को बनाने से नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। साथ ही बांध के पीछे पानी को रोकने के लिए जो झील बनाई जाती है उससे प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाती है। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी और इसके आसपास के वन को बचाने के लिए चलाया गया था। भारत में भी बांध विरोधी अनेक आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन था। 1980 के दशक में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पीने और सिंचाई के लिए पानी तथा बिजली पैदा करने के लिए इन तीनों राज्यों से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 450 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन बांधों के निर्माण से इन तीनों राज्यों के 245 गांव पानी में डूब जाने थे और इन गांवों के लगभग 2.5 लाख लोग उजड़ जाने थे। इसलिए इन उजड़ रहे लोगों ने अपने पुनर्वास को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान इस बात पर जोर दिया गया या यह बात जोर शोर से उठी थी कि विकास का अर्थ लोगों को उजाड़ना नहीं है और ना ही लोगों की आजीविका को छीनना है। एक और मुद्दा जो इस अध्याय में उठाया गया है वह है संसाधनों की भू राजनीति का, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ है कि संसाधन किसे, कब, कहां और कैसे प्राप्त होंगे। संसाधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता और उनका प्रयोग किसी भी देश को धनी और कंगाल बना सकता है। लेकिन धरती पर संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इसलिए संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सभी देश प्रयास करते रहते हैं। संसाधनों को प्राप्त करने के लिए देश कई तरीके अपनाते रहे, जैसे उन देशों के साथ संधियां करना जिनके पास संसाधन है, संसाधनों के उत्पादक देशों में अपनी मनपसंद सरकारें बनाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना करके संसाधनों तक पहुंच बनाना और यदि संधि से बात न बने तो युद्ध करके संसाधनों पर कब्जा करना। जैसे 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके वहां के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहा था। वर्तमान समय में विश्व राजनीति में 2 संसाधन महत्वपूर्ण बने हुए। पहला है तेल। 20वीं शताब्दी से विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही, इसलिए इस पर कब्जा जमाने के वे सभी देश संघर्ष करते रहे हैं जिनके पास तेल नहीं है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास रहा है। यह बात पश्चिमी एशिया में साफ तौर से देखी जा सकती है क्योंकि विश्व के कुल तेल भंडार का 64% हिस्सा पश्चिमी एशिया खासकर खाड़ी देशों में मौजूद है। वर्तमान समय में खाड़ी देशों में सऊदी अरब विश्व में सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है। इसके बाद इराक का नंबर आता है। इराक का तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां अभी तक तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन नहीं हो पाई। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ आपस में संघर्ष करते रहे। अमेरिका की तो आज भी खाड़ी देशों में खास दिलचस्पी है। वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने में
जब तक तेल की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी, तब तक विश्व के देश इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पानी दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है जो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। धरती का 70% भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया के हर हिस्से में पीने के लिए साफ पानी समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए संभावना प्रकट की जा रही है कि 21वीं शताब्दी में विभिन्न देशों के बीच पानी को लेकर झगड़े होंगे। विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने इन झगड़ों को जल युद्ध का नाम दिया है। देशों के बीच जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए हिंसक झड़पें होती रहीं। उदाहरण के लिए 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच पानी को लेकर संघर्ष हो चुका है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुख नदी से पानी का बहाव अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। वर्तमान समय में तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध बनाने को लेकर मतभेद चल रहा है। एक और मुद्दा जो इस पुस्तक में उठाया गया है वह है मूलवासी और उनके अधिकारों का। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी परिभाषा देते हुए कहा था कि मूलवासी किसी देश के वे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से उस देश में रहते चले आ रहे थे, लेकिन बाद में विश्व के किसी दूसरे हिस्से से किसी दूसरी जाति या संस्कृति के लोग उस देश में आए और उन्होंने इन लोगों पर अधिकार जमा लिया तथा इन्हें जंगलों में खदेड़ दिया। लेकिन जंगलों में बसने के बाद भी इन लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा। आज भी ये लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ मूलवासी, अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देश की कुल जनसंख्या में आदिवासियों की संख्या 8% है। यदि कुछ घुमंतू जनजातियों को छोड़ दें तो भारत में ज्यादातर जनजातियां अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। हालांकि इनको संवैधानिक सुरक्षा दी गई है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया है। देश के विकास के लिए जो परियोजनाएं चली हैं, उन परियोजनाओं से जनजातीय लोग ही विस्थापित हुए। इस तरह से इन लोगों ने विकास की एक बड़ी कीमत चुकाई। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह अब मूलवासी भी अपने अधिकारों की आवाज उठाने लगे। उनका कहना है कि जिस देश में वे शताब्दियों से रहते चले आ रहे हैं, वहां उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का बर्ताव किया जाता है। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें समानता का दर्जा दिया जाए। मूलवासियों की दूसरी मांग यह भी है कि जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी संसाधनों पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उन संसाधनों को बचा कर रखा है। मूलवासियों की एक मांग यह भी है कि उन्हें उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि समान दर्जा न मिल पाने के कारण उन्हें राजनीतिक अधिकारों और शासन व्यवस्था में भाग लेने से वंचित रखा गया है। 1970 के दशक में दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है और उन्होंने अपने अधिकारों की मांग उठाने के लिए 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल की स्थापना की। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सभी देशों के सामने यह चुनौती बनी हुई है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कैसे किया जाए। इसके लिए जहां साफ सुथरी तकनीक का प्रयोग करना होगा, वहीं वनों की भी सुरक्षा करनी होगी। इसके साथ ही लोगों को अपनी आवश्यकताएं भी कम करनी होगी। लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।